व्यक्ति और समाज ये दोनों हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो व्यक्ति की कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। इन स्वतंत्रताओं को आप किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं कर सकते हैं, शून्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसकी सहमति न हो। ये आप ध्यान रखिएगा। यही है सामाजिक व्यवस्था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल, यही है समाज विज्ञान। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को आप उसकी सहमति के बिना बाधित नहीं कर सकते। व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो काम भावना होती है वह उसका मौलिक अधिकार है, वह उसकी स्वतंत्रता है। उसकी सहमति के बिना आप उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अब यहां आकर के बात फंस जाती है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, यह उसकी प्राकृतिक भूख है। इस प्राकृतिक भूख को आप किसी भी प्रकार से बलपूर्वक नहीं रोक सकते। अगर आप रोकते हैं तो वह अपराध है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि उसकी यह स्वतंत्रता किस सीमा तक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि जो स्वतंत्रता है वो असीम है। आप उस स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं बना सकते। वह स्वतंत्रता की सीमा वो स्वयं बनाएगा। तो यहां आकर के बात जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो समझ में नहीं आती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तो असीम है, हम तो कोई सीमा उसकी नहीं बना सकते। दूसरी ओर व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता, उसको किसी न किसी के साथ जुड़ना ही होगा। और जब कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसकी स्वतंत्रता संयुक्त हो जाती है। इसका मतलब कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसकी कोई स्वतंत्रता हो, क्योंकि उसको तो किसी न किसी के साथ जुड़ना ही होगा। अकेला वो रह नहीं सकता है। जब वो किसी के साथ जुड़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता ज्वाइंट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, सीधा आप समझिए, एकदम कोई टेढ़ी बात नहीं है कि व्यक्ति को केवल इतनी स्वतंत्रता है कि वह किसके साथ जुड़ना चाहता है और कब तक जुड़कर रहना चाहता है, कब उससे अलग होना चाहता है और कब किसी दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहता है। इससे ज्यादा व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब व्यक्ति जो है उसकी असीम स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ जुड़े, किसी भी स्थिति में जुड़े, जब तक जुड़ना चाहे तब तक रहे, जब हटना चाहे तब तोड़ दे, ये उसकी स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो व्यक्ति, अगर एक महिला और पुरुष, ये दोनों मिलकर किसी भी तरह से आपसी सहमति से कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आप, ये उसका मौलिक अधिकार है, आप उसमें किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नहीं कर सकते।
ये उसका मौलिक अधिकार है और असीम स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो लोग मिलकर पूरी स्वतंत्रता ही है तो फिर क्या कोई सामाजिक व्यवस्था इसमें होनी चाहिए या नहीं? अगर इस प्रकार समाज में छूट दे दी गई, एकदम कोई किसी के साथ जुड़ जाए, जब तक चाहे तब तक जुड़ कर रहे, तो अराजकता भी पैदा हो सकती है, टकराव पैदा हो सकता है। तब एक सामाजिक व्यवस्था बनी और जो सामाजिक व्यवस्था बनी उस व्यवस्था का नाम दिया गया विवाह। एक स्त्री और एक पुरुष, इन दोनों के आपसी शारीरिक संबंधों को, क्योंकि ये दोनों के शारीरिक संबंध केवल इन दोनों तक सीमित नहीं है, उससे एक संतान उत्पत्ति भी होती है। ये मामला इतना सीधा सीधा नहीं है बिल्कुल से। इसका मतलब कि यह सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है, सिर्फ दो की स्वतंत्रता का मामला नहीं है। तब विवाह पद्धति सामने आई कि व्यक्ति किसी के साथ जो जुड़ता है उसका कोई एक सिस्टम होना चाहिए। कोई जब चाहे तब जुड़े, जब चाहे तब छोड़ दे, इस प्रकार की बात जो है यह उसकी मौलिक स्वतंत्रता है। आप उसमें कोई बाधा पैदा नहीं कर सकते। लेकिन उनका यह कर्तव्य भी है कि वे इस स्वतंत्रता को सामाजिक व्यवस्था के परिवेश में सीमित करें, अपनी स्वतंत्रता को। ये सीमित कौन करेगा? वही करेंगे, सहमति से करेंगे तो सीमित करें। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जिसके साथ विवाह करते हैं, जुड़कर रहना चाहते हैं, उनके साथ आपको लंबे समय तक संबंध निभाना चाहिए। अगर आप नहीं निभाते हैं तो आपका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। आपको ये माना जा सकता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो विवाह पद्धति जो है यह सामाजिक व्यवस्था है। इसमें दोनों की विवाह पद्धति क्या है? विवाह में 3 बातें आवश्यक मानी जाती हैं। 3 बातें ध्यान रखिएगा। लड़के लड़की की स्वीकृति, लड़का लड़की जो दोनों का विवाह आप कर रहे हैं, इन दोनों की स्वीकृति। अगर ये दोनों नहीं है, स्वीकृति नहीं देते हैं, विवाह हो ही नहीं सकता है। दोनों की स्वीकृति, परिवार की सहमति और समाज की अनुमति। जब ये तीनों होता है, एक साथ होता है, तो उसको आदर्श विवाह माना जाता है। मैं बताया आपको 3 बात विवाह में। लड़के लड़की की स्वीकृति, परिवार की सहमति और समाज की अनुमति। अनुमति जो होती है वो
ली नहीं जाती है, मौन होती है। तो अनुमति जो होती है वो मौन होती है। सहमति जो होती है वो ली जाती है, और स्वीकृति तो बाध्यकारी है। तो इन तीनों को मिलाकर यदि होता है तो वो आदर्श विवाह है। लेकिन अगर इन तीनों में से समाज की अनुमति नहीं है, एक कल्पना कर लीजिए आप अपने दिमाग में कि समाज की अनुमति नहीं है, लड़के लड़की की स्वीकृति है, परिवार की सहमति है, तो उस विवाह को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है। तो इसका अर्थ ये हुआ, आप देखिए, बहुत मैं सामान्य शब्दों में अपनी बात रखूंगा आपके सामने कि यदि कोई परिवार की स्वीकृति से कोई असामाजिक संबंध भी बन जाता है तो समाज उसको अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन बाधा पैदा नहीं कर सकता है। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि यदि परिवार के अंदर किसी महिला और पुरुष के बीच पारिवारिक एडजस्टमेंट हो जाता है, परिवार को आपत्ति नहीं है, लेकिन वह संबंध ठीक नहीं है और परिवार को आपत्ति नहीं है, तो इसमें समाज को दखल नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि किसी परिवार में कोई एक पुरुष की मृत्यु हो गई, महिला विधवा हो गई। अगर परिवार की सहमति से कोई परिवार में एडजस्टमेंट हो जाता है या महिला की मृत्यु हो गई, पुरुष विधुर हो गया, परिवार में एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए। हम लोग अनावश्यक दखल देते हैं इस प्रकार के मामलों में। इस प्रकार के मामलों में चर्चा करनी ही उचित नहीं है। होगा उन लोगों का संबंध, आप परिवार का एडजस्टमेंट है, आप उस एडजस्टमेंट को कुछ नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ये उनका अपना एडजस्टमेंट है। मान लीजिए किसी मजबूरी में किसी परिवार की सहमति से, एक पुराने जमाने में तो इसको विधिवत नियोग प्रथा, इसको मान्य किया गया था पुराने जमाने में। आज इसके ऊपर बहुत अनावश्यक, मैं आपको एक शब्द बताता हूं बहुत गंभीर, कि चरित्रहीन लोग, ध्यान रखिएगा, चरित्रहीन लोग अपने को चरित्रवान सिद्ध करने के लिए उच्च चरित्र की परिभाषाएं घोषित करते हैं। चरित्रहीन लोग, मूर्ख लोग, ये बड़ी ऊंची ऊंची परिभाषाएं बना देते हैं। बताइए, उस परिवार में ऐसा हो रहा है, उस परिवार की जो महिलाएं हैं वो तो कहाँ किसी के साथ संबंध बनाती हैं। आपसे क्या मतलब है भाई? वो परिवार का आंतरिक मामला है, परिवार को अपना आंतरिक मामला सुलझाने दीजिए। तो समाज की अनुमति के बिना, परिवार की सहमति और लड़के लड़की की स्वीकृति से यदि कोई संबंध बनता है तो समाज को उसमें दखल नहीं देना चाहिए, भले ही वह असामाजिक तरीका हो।
लेकिन अगर परिवार की भी सहमति नहीं है और समाज की भी अनुमति नहीं है और लड़के लड़की दोनों आपस में मिल करके कोई संबंध बनाते हैं, तो इसे हम लोग असामाजिक विवाह मान लेंगे। प्रेम विवाह लगभग इसी दिशा में कभी कभी चले जाते हैं। परिवार की सहमति नहीं होती है, समाज की अनुमति नहीं होती है, लेकिन लड़के लड़की की अगर स्वीकृति है तो आप उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगा सकते, आप उसको बहिष्कृत कर सकते हैं, अपने परिवार से निकाल सकते हैं, वही हम अपने परिवार में नहीं रखेंगे। समाज चाहे उसका बहिष्कार कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकते आप। दुर्भाग्य यह है कि प्रेम विवाह, ये प्रेम विवाह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें परिवार की सहमति नहीं है, समाज की अनुमति नहीं है। लेकिन आप प्रेम विवाहों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लड़के लड़की की स्वीकृति है और उन दोनों का मौलिक अधिकार है। ये बात मैं आपको साफ बता रहा हूं। इसलिए कभी भी इस प्रकार के मामलों को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। इसको परिवार अपने आधार पर निपटा लेगा। गलती यह हो रही है कि समाज और राज्य के बीच में इतनी दूरी बढ़ गई है कि समाज प्रेम विवाह को बहुत ज्यादा गलत मानता है और राज्य प्रेम विवाह को प्रोत्साहित करने लग गया। ये दोनों गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेम विवाहों को आप रोक नहीं सकते, तो समाज को अपनी धारणा में संशोधन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए कि प्रेम विवाह अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उसको बलपूर्वक नहीं रोक सकते। और सरकार को भी सुधार करना चाहिए कि प्रेम विवाह अच्छी बात नहीं है, उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मजबूरी मानना चाहिए। प्रेम विवाहों को आदर्श विवाह मानना ठीक नहीं है, लेकिन ये सरकारें माने सरकार से तो कोई समझदारी की तो बात होती नहीं है, उम्मीद नहीं है, करते हैं हम लोग। तो सरकार भी गलत कर रही है और समाज भी गलत कर रहा है प्रेम विवाहों के मामले में। अब एक प्रश्न तीसरा और पैदा होता है इस मामले में कि जब लड़के लड़की या महिला और पुरुष इन दोनों के मौलिक अधिकार हैं और ये दोनों प्रतिबंधित संबंध बना लेते हैं। प्रतिबंधित का मतलब कौन? समाज विरुद्ध। मान लीजिए कि अगर किसी परिवार में मां बेटे के अपने संबंध बन गए, भाई बहन के बन गए, बाप बेटी में कोई संबंध बन गए, तो ये तो प्रतिबंधित संबंध है, लेकिन उनका मौलिक अधिकार है, आप उनको रोक नहीं सकते। तो इस प्रकार के संबंधों को हम लोग एकदम से घृणित संबंध मान सकते हैं, हम उनका बहिष्कार कर सकते हैं, हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
लेकिन हम उनको दंडित नहीं कर सकते हैं। हम लोग पश्चिम की गलत अवधारणा को, पश्चिम में भी इस प्रकार के संबंधों पर प्रतिबंध लगाया गया है, दंडित किया जाता है, गलत है, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। आप उनको दंडित नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है भाई, वो गलत कर रहे हैं, हम उनसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। अगर इस प्रकार के किसी संबंध को अगर परिवार चुप है तो समाज को तो दखल देना ही नहीं चाहिए। परिवार का आंतरिक मामला है। मान लीजिए किसी परिवार में बाप बेटी के बीच में भी अगर अनैतिक संबंध है और परिवार जानता है, परिवार की कोई मजबूरी है या जो भी रहा हो, समाज को दखल नहीं देना चाहिए। समाज इतना कर सकता है कि उनके साथ संपर्क तोड़ सकता है अपना। भाई, इस परिवार से हम लोग ज्यादा संपर्क अब नहीं रखेंगे, लेकिन आप उसकी अनावश्यक चर्चा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग इस प्रकार की बातों का मजा लेते हैं, और जो लोग इस प्रकार की बातों का मजा लेते हैं, इस प्रकार के अधिकांश लोग चरित्रहीन होते हैं। ये मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं। हर चरित्रहीन व्यक्ति दूसरों की गलतियों का मजाक उड़ाकर अपने को चरित्रवान सिद्ध करने की कोशिश करता है कि देखिए मैं कितना चरित्रवान हूं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की घटनाओं को आधार बनाकर और उसको मजाक उड़ाता है, विरोध करता है, वो या तो मूर्ख है या चरित्रहीन है, कुछ भी है। उसको समाज शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। आज सारी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है कि सारी दुनिया में इस प्रकार के संबंधों के विरुद्ध कानून बनाए जा रहे हैं। आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। ये आपको लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ये मेरा कहना, लेकिन आप अपनी आदत बदलिए। ये आपकी बुरी आदत है। खास करके मैं आपको फिर कह रहा हूं कि चरित्रहीन लोगों में यह बहुत बड़ी बुराई है कि वे लोग दूसरों के चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। एक मोटी मोटी बात यह है, तो मैं आपको यह बताया कि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है और विवाह की प्रणाली को बहुत सोच समझकर बनाया गया है। नहीं तो अगर विवाह की पद्धति को समाप्त कर दिया जाए तो बहुत सी समस्याएं समाज में पैदा हो जाएंगी। हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक स्तर पर भी पहले पुराने जमाने में सोचा गया हो, कुछ इस प्रकार का होगा, और इसलिए हम लोग को इन प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं आपको ये बता दिया कि विवाह की जो प्रणाली है, इस प्रणाली के साथ जिस तरह आज छेड़छाड़ हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप, क्या मतलब है? इसको क्यों न्यायालय इसकी अनुमति दे रहा है और क्यों इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? न प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, न छूट देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। विवाह जो है ये पारिवारिक मामला है, सामाजिक मामला है। कोई कानून इसमें बनाने की सरकार को जरूरत नहीं है विवाह के मामले में।
क्योंकि यह एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज इसको अपने हिसाब से बनाएगा। बहुत से आपके मन में प्रश्न उठेंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न उठेंगे, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं वो आपकी जो सामाजिक सोच है वर्तमान समय में, उसमें काफी कुछ मैं उससे हट करके बोल रहा हूं। फिर आप प्रश्न करेंगे, अभी करेंगे, रात को करेंगे, रात में फिर चर्चा होगी ये 8 बजे। एक मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूं इस संबंध में कि परिवार एक अनिवार्य इकाई है। कोई परिवार बनाना चाहे तो ठीक है, ना बनाना चाहे तो ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। परिवार से तो आपको जुड़ना ही होगा, भले ही 2 ही आदमी जुड़ करके रहिए। 2 अगर कोई नहीं रहना चाहता, 2 साधु मिलकर के बना लेंगे। अगर कोई एकदम अकेला रहना चाहता है तो अकेला ही रहेगा, लेकिन वो ग्राम सभा के साथ जुड़ेगा, क्योंकि संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व है, उसको ग्राम सभा की बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानता है वो राष्ट्र सभा के साथ जुड़ जाए, लेकिन जुड़ना तो कहीं ना कहीं उसको पड़ेगा। अपनी स्वतंत्रता उसको कहीं ना कहीं संयुक्त करनी पड़ेगी, संपत्ति और स्वतंत्रता दोनों। तो परिवार एक अनिवार्य इकाई है, लेकिन परिवार की स्वतंत्रता में राज्य को किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परिवार को अपना संविधान, अपनी कार्य प्रणाली स्वयं तय करने की छूट होनी चाहिए। अपना संविधान, परिवार का संविधान, अपनी सारी कार्य प्रणाली, हम परिवार में किस प्रकार रहेंगे, इसमें राज्य को कोई दखल नहीं देना चाहिए। किस उम्र में विवाह करेंगे, कितने बच्चे पैदा होंगे, किस तरह हम परिवार में रहना चाहते हैं, इसका कोई राज्य से कोई मतलब नहीं है। ये आप ध्यान रखिए कि प्रत्येक परिवार को अपना आंतरिक संविधान बनाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में हमारी सरकारों ने परिवार व्यवस्था को मान्यता ही नहीं दी है। ये तो सीधा सीधा कहते हैं व्यक्ति और राज्य, एकदम गलत है। व्यक्ति, परिवार, गांव के ऊपर आप जिला ले सकते हैं, नहीं ले सकते, जो भी लेना हो। ऊपर में जाइएगा तो राष्ट्र। इस तरह से यह सामाजिक व्यवस्था है, सीढ़ियां बनी हुई है। परिवार व्यवस्था को पूरी तरह से मान्यता देना चाहिए। परिवार व्यवस्था को मजबूती के साथ हमको जिंदा रखना चाहिए। परिवारों को एक संयुक्त इकाई के रूप में रहना चाहिए। परिवार व्यवस्था को तोड़ना या कमजोर करना उचित नहीं है। इस पर और पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है हमारी आपकी। अब आज की चर्चा में एक विषय और बच जाता है कि एक हमारे यहां भारत में खास करके एक परंपरागत परिवार व्यवस्था चली आ रही है। तो एक हमारी है परंपरागत परिवार व्यवस्था और एक है आधुनिक परिवार व्यवस्था। आधुनिक परिवार व्यवस्था पश्चिम से आ रही है
और परंपरागत परिवार व्यवस्था हमारी पुराने समय से परंपराएं आ रही हैं। परंपराएं जो होती हैं वे अरे लंबे समय तक चलती रहती हैं, चल रही है परिवार व्यवस्था। अब दिक्कत ये आ रही है कि परंपराएं जब देश काल परिस्थिति के अनुसार काल बाह्य हो जाती है, काल बाह्य, आप शब्द ध्यान रखिएगा, काल बाह्य हो जाती है, तो उन परंपराओं में बदलाव करना चाहिए, उन परंपराओं को बदलना चाहिए। दुर्भाग्य से यह बदलने की प्रणाली खत्म हो गई, परंपराएं रूढ़ हो गई, और जब रूढ़ हो गई तो उनमें दुर्गंध पैदा होने लग गई, सड़न पैदा होने लग गई। पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो रह जाएगा देर तक तो उसमें सड़न पैदा हो सकती है। तो परंपराओं को रूढ़ नहीं होना चाहिए। रूढ़ हो गई हमारी, ये परिवार व्यवस्था भी रूढ़ हो गई, और जब रूढ़ बन गई है परिवार व्यवस्था तो इसमें बुराइयां पैदा हुई। अब जब बुराइयां पैदा हुई तो विदेशी संस्कृति का हस्तक्षेप हुआ, अब आधुनिक व्यवस्था उसमें हस्तक्षेप करने लग गई। अब हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें परंपरागत और आधुनिकता, इन दोनों के बीच में सारे परिवार, पूरे भारत के सभी परिवार परंपरा और आधुनिकता इन दोनों के बीच में टकरा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस मामले में परिवार व्यवस्था में टकराव चल रहा है और राज्य बीच में और परेशान कर रहा है इसको। मेरा यह मत है कि परंपरागत परिवार व्यवस्था में जो कमजोरियां आई हैं उन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। आधुनिक परिवार व्यवस्था को स्वीकार करना बिल्कुल उचित नहीं है। आधुनिक परिवार व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से गलत है एकदम, क्योंकि पश्चिम तो परिवार व्यवस्था को मानता ही नहीं है, वो तो मानता है व्यक्ति और राज्य। हम भारत में ही तो हैं, भारत में या इस्लाम में परिवार व्यवस्था को मानते हैं। तो परिवार व्यवस्था जो है, इस परिवार व्यवस्था में परंपरागत व्यवस्था में जो कमजोरियां आई हैं उन कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है, अन्यथा ये परिवार व्यवस्था आपकी छिन्न भिन्न हो जाएगी, नहीं चलेगी लंबे समय तक। दुर्भाग्य से हमारे कुछ लोग ऐसा परंपराओं से चिपके हुए हैं कि वे लोग परंपराओं में कोई संशोधन होने ही नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार के मूर्खों से दूर रहिए। ये नासमझ लोग हैं जो परंपराओं में कोई संशोधन नहीं होने देंगे, ले आएंगे कहीं से कुछ भी खोज करके बिना मतलब के। लेकिन उन लोगों से भी दूर रहिए। देखिए, मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि परंपराएं अंतिम सत्य है, परंपराएं बिल्कुल सही हैं, ऐसा मानना गलत है। देश काल परिस्थिति के अनुसार परंपराओं में संशोधन होना चाहिए।
साथ ही जो कुछ भी परंपरागत है वो बिल्कुल गलत है, यह मानना एकदम गलत है। ये पश्चिम की अंधी नकल है कि सारी परंपराएं गलत हैं। जो हमारी परंपराएं बनी हैं वे बहुत सोच समझकर बनी है, विज्ञान सम्मत बनी है। उनमें अगर कोई कमजोरी आई है तो हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन परंपराएं सब गलत हैं। इस प्रकार के पश्चिम की जो आंधी आई है इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करने की जरूरत है। परिवार व्यवस्था को बचाए रखने के लिए परंपरागत परिवार व्यवस्था और आधुनिक परिवार प्रणाली, इन दोनों से बचने की जरूरत है। तभी आपकी परिवार व्यवस्था बच सकती है। तो आज जो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, तीनों थोड़ा आपको चुभेंगी कुछ लोगों को। पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि महिला और पुरुष के शारीरिक संबंध उसके मौलिक अधिकार हैं। आप उसको अनुशासित कर सकते हैं लेकिन शासित नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने ये बताई है आपको कि परंपरागत परिवार व्यवस्था और आधुनिक परिवार व्यवस्था, इन दोनों के बीच में सोच समझ करके हम लोगों को नया मार्ग निकालना चाहिए। ये मैंने आपको दूसरी बात बताई है। और तीसरी बात ये बताई है कि परिवार व्यवस्था अनिवार्य है समाज के लिए। समाज व्यवस्था की पहली सीढ़ी है परिवार व्यवस्था। परिवारों को अपना संविधान बनाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपना संविधान बनाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारा कि परिवारों का कहीं कोई संविधान की कोई प्रथा ही नहीं है। अभी तो आपको शायद 1% भी परिवार नहीं मिलेंगे जो बैठ करके और कोई अपना संविधान बनाते हैं। बनाना ही चाहिए। जब आप संविधान बनाएंगे, और राज्य को दखल नहीं देना चाहिए परिवार में। राज्य एकदम गड़बड़ कर रहा है। तो ये राज्य वाला जो गड़बड़ का मामला है, ये तो अलग से हम लोग और चर्चा करेंगे कभी। तो मैं आज की चर्चा को यही रोक रहा हूं कि परिवार व्यवस्था हमारी समाज व्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़। और इस परिवार व्यवस्था को बचाए रखना आवश्यक है। और इस परिवार व्यवस्था को बचाए रखने में हम सब लोगों को कुछ ना कुछ चिंता करनी होगी, समझना बूझना होगा, और जो गलतियां हो रही है उन गलतियों से अपने को बचाना भी होगा।